हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। और सो प्लीज उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वायरलेस का जो प्रोजेक्ट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोसेस होते हैं, कंप्लीट हम प्रोसेस को समझेंगे। मेरे कई फ्रेंड्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि क्या आप एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसपे हमें एक प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि काफी वीडियो तो काफी अवेलेबल हैं, बट एक कंसोलिडेटेड एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है जिसपे सारे प्रोसेस एक साथ लिखे हों। तो मैंने ये ट्राई किया है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के वीडियो में, कि आपको मैं पूरी एक समराइज करके बता सकूं इस वीडियो में कि हम क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम कोई टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि डब्ल्यूएलसी कैसे काम करता है या कैब ऐप क्या होती है, कोई प्रोटोकॉल्स कैसे काम करता है या वेब ऑथ कैसे काम करती है। इसमें हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के बेस पे बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने चाहिए। तो जैसे मैं अगर एक आपको ओवरव्यू देता हूं, अगर तो ओवरव्यू में हो गया कि हमारे इसमें प्रोजेक्ट आता कैसे है, सेल्स का क्या रोल है, प्री सेल्स का क्या रोल है, एज ए एमएसआई आपको क्लाइंट से क्या डिस्कस करना है, आपको कैसे रिक्वायरमेंट समझनी है, आपको उसके बाद साइट सर्वे करना होता है, उसके बाद आपको एचएलडी बनानी होती है, आपको बीओक्यू बनाना होता है, और आपको बीओक्यू बनाना होता है। उसके बाद आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, पोस्ट करना होता है। आपको हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन एपी को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको उसकी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, टेस्टिंग करवा के एलएलडी डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर क्लाइंट को आप हैंड ओवर करते हो, फाइनली आप प्रोजेक्ट को क्लोज करते हो। तो ये एक, मैं अगर इसको यहाँ पर आपको एक फ्लो में बताता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, जो कि सेल्स करता है, इनिशिएट करता है। देन उसको प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आता है। उसके बाद वो एमएसआई के पास आता है। एमएसआई के पास आने के बाद एमएसआई के ऊपर कई चीजें होती हैं। एमएसआई क्या करता है, सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, फिर वो साइट सर्वे करता है, उनके बेस पे बीओक्यू बनाता है। बीओक्यू के बेस पे हार्डवेयर डिलीवर हो जाता है, उसको पोस्ट एंड स्टेजिंग करता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन साइड सर्वे हो गया, उसके बाद एलएलडी हो गया। यहाँ पर हम जो साइड सर्वे बोल रहे हैं इसके बीच में एक और डॉक्यूमेंट बनता है जो बोलते हैं एचएलडी। एलएलडी हो गया और फाइनली क्लोजर हो गया। ये एक हाई लेवल और बहुत स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, और यही हर प्रोजेक्ट में फॉलो होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, किसके बाद क्या आते हैं और कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बट बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, और आने वाले वीडियोज में टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम एक प्रोजेक्ट समझते हैं कि प्रोजेक्ट आता कैसे है, ठीक है। तो और जैसे कि मैंने एक, अब मेरे दूसरा एक चैनल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें मैंने से बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट कैसे आता है, क्या बिड होती है, सब होती है। बट इसमें हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कई टीमें काम करती हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले टीम आती है सेल्स, फिर आती है प्री सेल्स, फिर आती है प्रोजेक्ट, फिर आती है एमएसआई। मतलब ये मिक्स ही काम करते हैं, बट हम इस तरह से मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो हमें यूज होने वाली है। तो सेल्स का क्या काम होता है कि सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्लाइंट के पास जाता है। क्लाइंट से बोलेगा जी आपके यहाँ ये टेक्नोलॉजी चल रही है, ये आपने ये इम्प्लीमेंट किया आपके नेटवर्क में, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अगर पुराना सेटअप है तो अपग्रेड कर लीजिए, या नया है, नया सेटअप आपका सेटअप नहीं है तो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इसके ये बेनिफिट्स है, ये है, वो है। उसको काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है क्लाइंट की। तो बेसिकली जो है, ये जो जर्नी स्टार्ट होती है वो सेल्स से स्टार्ट होती है। सेल्स बिजनेस लेके आता है क्लाइंट को कन्विंस करके, इसको अपना बिजनेस है या प्रोडक्ट है वो सेल करता है। सेल अब सेल्स वाले को हो सकता है, सिस्को क्लाइंट ने बोला जी ठीक है, मेरे को एक वाईफाई का
एक इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। हो सकता है सेल्स वाले को हैंड टू पूरा सेल्स करना पता हो और टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये तो टेक्निकल नहीं है। तो क्या करता है ये, या ये ओईएम को भी लेता है। ओईएम ओईएम मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या हम इसको बोल देते हैं वेंडर। ठीक है। ओईएम और प्री सेल्स, प्री सेल्स की जो टीम होती है, प्री सेल्स की टीम मेरी प्योर टेक्निकल होती है, जो सोल्यूशन पे काम करती है कि क्या सोल्यूशन लेटेस्ट चल रहा है, क्या सोल्यूशन हमें बेचना चाहिए, कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये सब एक तरह का प्री सेल्स का काम रहता है। तो हम ये मानते हैं कि जनरली सेल्स एक पिच कर देती है क्लाइंट को, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेके आती है, और फिर ये प्री सेल्स और एमएसआई ये सब मिलके ही काम करते हैं। तो कई जगह पे एमएसआई और प्री सेल्स एक ही तरह की टीम होती है, कई जगह अलग भी होती है कई ऑर्गेनाइजेशन में। प्री सेल्स क्या करेगी, उसका सोल्यूशन बनाएगी, उसके रिक्वायरमेंट समझेगी, और आके एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसको प्रोजेक्ट को असाइन हो जाता है। जैसे ये प्रोजेक्ट हमें क्लाइंट एग्री हो गया और कन्विंस हो गया, उसने कहा ठीक है आप मेरा ये प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर अलाइन हो गया। अब क्योंकि एक प्रोजेक्ट हम मिल चुका है प्रोजेक्ट मैनेजर को, सेल्स का काम यहाँ पे खत्म हो गया। सेल्स ने क्या किया, प्रोजेक्ट लेके आ गया, उसका काम खत्म। प्री सेल्स ने क्या किया, प्री सेल्स ने क्लाइंट को टेक्निकली कन्विंस कर लिया, उसका काम खत्म। अब यहाँ पर काम रह जाता है किसका, प्रोजेक्ट मैनेजर और एमएसआई। एमएसआई मतलब मास्टर सर्विस इंटीग्रेटर, जो टेक्निकल टीम होती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। अब ये जो प्री सेल्स होती है, प्री सेल्स एक बहुत हाई लेवल डायग्राम बनाती है, बहुत हाई लेवल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाती है कि क्लाइंट को हम ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे, ये टेक्नोलॉजी करेंगे, इसमें ऐसा चलेगा, उसमें वैसा चलेगा। बट ऑन ग्राउंड पिक्चर कई बार डिफरेंट होती है। प्री सेल्स कभी भी क्लाइंट के नेटवर्क में घुसता है, बट उसको एज ए एंड टू एंड सोल्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें नहीं करके देता। वो सिर्फ एक हाई लेवल डायग्राम, हाई लेवल टेक्निकल पिच देता है, क्लाइंट को टेक्निकली एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्यों हमें चाहिए, पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या लूप होल्स थे, इस प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी में क्या हमने उसको कवर किया है वेंडर ने या ओईएम ने, हमें इसके साथ साथ और क्या हम कर सकते हैं, इसके पैरेलली और क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, वो चीज उसको कन्विंस करता है क्लाइंट को। बट प्रीसेल्स कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करती। इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एमएसआई। अब क्या हो गया, जैसे ही प्रोजेक्ट आ गया, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने रीच आउट किया एमएसआई। अब एमएसआई से सपोज दैट एमएसआई में आपका एक वाईफाई एक्सपर्ट है, उसको ये अलाइन हो गया प्रोजेक्ट, उसको बोला भी आप जाओ और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के आओ। बिना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के तो कैसे होगा ना। तो एमएसआई के एक एक्सपर्ट को बोला कि आप जाइए और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को आप समझ के आओ कि एग्जैक्टली उसको क्या इंप्लीमेंट करवाना है। उससे पहले एमएसआई क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से कनेक्ट होगा, प्री सेल्स से कनेक्ट होगा, जरूरत है तो सारे डॉक्यूमेंट गैदर करेगा, जो अभी तक की जो भी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ हुई है उस सबका एक बैकग्राउंड लेगा, ताकि क्लाइंट के सामने वो एज ए ब्लाइंड फेस या एम्प्टी हैंड ना जाए। तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी क्लाइंट के पास आप जाओ, डोंट गो विद एम्प्टी हैंड। कभी भी एज ए फ्रेश, एज ए ब्लाइंड फेस, ऐसे कभी मत जाओ कि यार आप ऐसे, उनको पता ही नहीं कि आप जा क्यों रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ, आप वहां जाके बोलो सर बताओ क्या करना है। क्लाइंट ने बोल दिया, अगर क्लाइंट ने आपको कह दिया कि मेरी सेल्स से बात होगी या प्री सेल्स की टीम से बात होगी है, अब आपको दोबारा क्यों बताऊं मैं। तो कभी भी एक एक साइकोलॉजिकल लॉजिक है, जब भी आप किसी से इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन सामने वाले को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे, माइट बी ही विल नॉट शेयर, बट अगर आप उसको 1-2% पहले से बताओगे कि इतना मुझे पता है, बाकी आप मुझे बताइए, देन ही विल टेल यू। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, जैसे आपने कई बार, मैं यहाँ पे किसी को ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट जैसे कई बार होते हैं हम ट्रेन्स वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई लोग कुछ सामान बेचने आते हैं, तो अपने हाथ में कुछ पैसे रखते हैं पहले से, या जो मांगने वाले होते हैं, तो वो अपने जो मतलब लाइक जो ट्रेन्स में रहते हैं या बाहर भी आपको मिलते हैं, वो हाथ में कुछ 10 के नोट या 20 का नोट, इस तरह से 5 का सिक्का ऐसे हाथ में रखते हैं।
वो इसलिए इसलिए रखते हैं कि जिससे जिसके सामने वो मांगने जा रहा है उसको ये ना लगे कि अभी तक इसको किसी ने कुछ नहीं दिया। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि नहीं भाई, इसको पहले से लोगों ने दे रखा है और कम से कम 10 का नोट दे रखा है। अब वो लगेगा यार सबने 10 दिया तो मैं भी 10 दे देता हूँ, तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो और आप क्लाइंट को जाके बोलोगे कि सर बताओ क्या करना है, वो कहेगा आपने अभी तक आपको क्या पता है, मैं जो डिस्कशन आपको सर मुझे तो नहीं पता, कहेगा जाओ पहले पता करके आओ। तो हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट के पास जाना है, हमें क्लाइंट को बताना है सर मेरी टीम से बात हुई है, वो काम आपका वैसे जो जो एक जो एनवायरनमेंट होता है जो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बना देता है, ऑलरेडी क्लाइंट से मिल चुका होता है, वो आपकी पहली मीटिंग नहीं होती उससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर मिल चुके होते हैं। तो क्लाइंट को भी आइडिया हो जाता है, आपको भी आइडिया हो जाता है। अब आप क्लाइंट के पास गए, आपके क्लाइंट से अपनी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो। सबसे पहले उसने क्लाइंट ने क्या बोला, अब क्लाइंट ने बोला मुझे एक वाईफाई इंप्लीमेंट करना है उसकी प्रेमिसेस। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए हमेशा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन घर से ही मतलब ऑफिस से आप बना के ले जाएं, क्लाइंट के पास जा रहे हो तो पहले अपने एक क्वेश्चन की लिस्ट लेके जाएं, रिक्वायरमेंट लेके जाएं कि मुझे क्या क्या पूछना है। सबसे पहले जो वायरलेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंडोर है या आउटडोर है या दोनों है, इंडोर है या आउटडोर है। ठीक है। दूसरी चीज, ऑटोनॉमस है या लाइट वेट है। वैसे तो मुझे आप कहोगे कि कैसे बातें कर रहे हो सर, आप तो आजकल ऑटोनॉमस कौन लगवाता है, ऐसा नहीं है, लगवाते हैं लोग। ठीक है। लाइट वेट। तीसरी, फ्रेश इंस्टॉलेशन है या इंटीग्रेशन है। फोर्थ, डब्ल्यूएलसी है या न्यू परचेज करना है। फिफ्थ, एपी है या न्यू परचेज करने हैं। पीओई स्विच है या न्यू परचेज करने हैं। नेटवर्क रूम या डीसी ऑलरेडी है या वो भी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है। अब ये होगी बात होगी मेरी डाटा सेंटर से रिलेटेड कि इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे डाटा सेंटर के रिलेटेड लेनी है। अब क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई मेरा ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है, आप फ्रेश कीजिए, मुझे मेरा आज तक मेरे पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप इसमें फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। मेरे पास ना डब्ल्यूएलसी है, ना एपी है, ना पीओ स्विच है। मेरे पास, हाँ मेरे पास एक छोटा सा सैंपल है, सैंपल सैंपल जो मतलब सॉरी सैंपल सॉरी बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मेरे पास एक इंटरनेट है, मेरे पास ये आईएसपी का लिंक आया हुआ है, इंटरनेट लिंक है। यहाँ पर मेरे पास एक फायरवॉल है, यहाँ पर मेरा एक ये कोर स्विच है, फिर मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, यहाँ पर मेरे एक्सेस स्विच लगे हुए हैं। बस उसका ये सिंपल सा बेसिक सा नया नया सेटअप है, तो वायरलेस उसको इम्प्लीमेंट करवा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि इस क्लाइंट को सब कुछ नया चाहिए। तो सबसे इजी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो यही होती है। इसमें यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, कुछ भी आप प्रपोज कर सकते हो, बेस्ट प्रपोज कर सकते हो, क्या कुछ भी इंप्लीमेंट करो, बेस्ट प्रपोज करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आर एन डी कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं जी मेरे पास डब्ल्यू है, पुराने एपी भी हैं, मुझे बस कुछ एपी ऐड करवाने हैं, मुझे बस कुछ एपी ऐड करवाने हैं नेटवर्क में। उसमें क्या होगा, हमें डब्ल्यूएलसी का वर्जन चेक करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस चेक करना पड़ेगा, एक पुराने एपी के वर्जन चेक करने पड़ेंगे। जो नया एपी का जो मेरा मॉडल है वो इस डब्ल्यूएलसी को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। जो टेक्नोलॉजी क्लाइंट मांग रहा है वो टेक्नोलॉजी ये डब्ल्यूएलसी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये सब चीजें फिर फर्दर हमें देखनी पड़ती हैं। तो अभी हम इस वाले प्रोजेक्ट में हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा फ्रेश इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो ये तो अब क्लाइंट ने बोला है कि भाई मुझे इंडोर और आउटडोर मुझे दोनों करवाने हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंडोर की। ठीक है। अब ये हो गया मेरा इंडोर का एपी की रिक्वायरमेंट। अब हम इंडोर एपी की रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। उसमें हम क्या बात करेंगे कि सर कितने कितनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है। उसके बाद पूछेंगे फ्लोर कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं। उसके बाद पूछेंगे यूजर कितने हैं। ठीक है। उसके बाद पूछेंगे
एनी वीआईपी एरिया। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कोई ब्रांच या रिमोट ऑफिस भी कनेक्ट होगा क्या, रिमोट ऑफिस कनेक्ट होगा क्या। उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं कि आप वेब हाउस आपको चाहिए क्या, और आपको एसएसआईडी कितनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उसने हमें बोल दिया भी मेरे जो बिल्डिंग है, मेरी मेरी दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग में चार चार फ्लोर है, मतलब टोटल मेरे 8 फ्लोर हो गए। यूजर मेरे पर फ्लोर कम से कम मेरे 100 यूजर हैं पर फ्लोर, तो बेसिकली मेरे 800 यूजर हो गए। ठीक है, 800 यूजर पूरी बिल्डिंग में है, बट 800 के हिसाब से हम सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, हम बताएंगे आगे बढ़ा के डिस्कस करेंगे कि कैसे सोल्यूशन बनता है। उसके बाद एनी वीआईपी एरिया, जी यस, उसमें एक मेरा कॉन्फ्रेंस रूम है, वीसी रूम है, और मेरा वीपी का रूम है, जैसे मुझे डेडिकेटेड एपी चाहिए। ठीक है जी। ब्रांच रिमोट है, यस, तो वहां पर मैं फ्लेक्स कनेक्ट यूज करूंगा। वेब ऑथ, यस, सॉरी, यस मुझे चाहिए। एसएसआईडी मुझे एक इसमें कॉर्पोरेट एक्सेस आईडी चाहिए जो मेरा सारे यूजर करेंगे। एक इसमें मुझे सपोज दैट एचआर की एक अलग चाहिए, और इसमें एक मेरी मतलब बिलिंग की एक अलग चाहिए, और प्लस मेरी वेब बहुत चाहिए। गेस्ट के लिए हो गया मेरा गेस्ट एसएसआईडी। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी जो मैंने क्लाइंट से गैदर कर ली। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई है कि मुझे करना क्या है। ठीक, ये चीजें मेरे पास आ गई। अब मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए अब, फ्लोर मैप। कि सर आप मुझे बिल्डिंग का पर फ्लोर, आप मुझे कैड में जो आपका फ्लोर मैप होता है वो दीजिए। हो सकता है क्लाइंट दे दे, हो सकता है क्लाइंट के पास ना हो। अगर आपको क्लाइंट फ्लोर दे देता है तो वेल एंड गुड है, आप उसी फ्लोर पे मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको खुद मैप बनाना पड़ेगा, फ्लोर मैप आपको खुद बनाना पड़ेगा, मतलब कैड में नहीं, एक पेपर में या एक्सेल में, सॉरी पीपीटी बना सकते हो, वर्ड में बना सकते हो। जैसे आप देखोगे कि ओके, जैसे आपने एक, अगर मान लो कैड है तो देखो, मैं आई एम नॉट द कैड एक्सपर्ट, बट मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऐसे एक एंट्री दिखा देता है, उसके बाद यहाँ पर एक कैबिन दिखाता है, फिर यहाँ पर एक गेट से दिखा देता है, फिर यहाँ पर एक कैबिन दिखा देंगे, यहाँ पर ऐसे 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 करके वो कुछ ऐसा, इस तरह का कुछ कैड डायग्राम होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एपी यहाँ पर, एक एपी यहाँ पर, एक एपी यहाँ पर, एक एपी यहाँ पर। बट अगर आपको उसके पास कैड ड्राइंग नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेपर लेना पड़ेगा, आपने एंटर किया, आप कहोगे ओके, यहाँ पर एक मान लो एक रूम बना हुआ, रूम नंबर 20, आप लिखोगे ओके, A1 AP नियर रूम नंबर 20, नियर किचन, नियर पिलर नंबर 6। तो आपको इस तरह से रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये होता है मैनुअली मैप, ये होता है कैड मैप का डायग्राम जो हम जनरली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं डिस्कस करना चाहता, यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं सिंपलिसिटी से कैसे सिंप्लीफाई हम प्रोजेक्ट एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्लाइंट ने आपको मैप दे दिया, अब आपको ये पूछना है कि सर आपको हीट मैप जनरेट करवाना है या उसी में ही आपको जस्ट एपी काउंट चाहिए। अगर वो कहता है हीट मैप जनरेट करवाना है, तो कई हीट मैप जनरेशन टूल आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, और उसमें एक हीट मैप जनरेट आप कर सकते हो। हीट मैप जो होता है, आपको मैं दिखा दूं किस तरह से दिखता है, एक मिनट आप मुझे दीजिए। हीट मैप इस तरह से दिखता है। पहले मैंने आपकी एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वैसे आप चाहो तो वहां से आप ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, हीट मैप इस तरह दिखता है, ये है, इस तरह से हीट मैप जनरेट होता है। हीट मैप क्या होता है, जैसे आपने एक एपी लगाया यहाँ पर, ठीक है, अब इस एपी को आप देखोगे कि मेरा मेरा ये ग्रीन कितना है, रेड कितना है, ब्लैक होल कितना है, कितने एपी को अच्छे स्ट्रेंथ मिल रही है, कितनों को येलो, यानी किसमें किसको रेड हो रहा है। इससे मुझे एपी के सिग्नल का पता लग जाता है। अब हम क्या करें, हमने ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक सर्वे कर लिया, ठीक है। अब हम सर्वे करते हैं तो हमें हमें क्या देखना पड़ता है सर्वे में,
हम सबसे पहले जब अब हमें सारी रिक्वायरमेंट हमें पता लग गई, अब हम करेंगे सर्वे। सबसे पहले बात होती है मेरी सर्वे करने का। अभी हम इंडोर इंडोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में शायद हम इंडोर ही डिस्कस कर पाए पूरा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंडोर का हम एक एपी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास फ्लोर डायग्राम कैट कैट डायग्राम है तो अच्छी बात है, वरना मैं बनाता जाऊंगा। और अब मैं जा रहा हूँ फ्लोर पे। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरे, जैसे मेरा ये एक फ्लोर डायग्राम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ है, यहाँ यूजर है, यहाँ पर मेरे 100 यूजर हैं। अब 100 यूजर हैं, लेकिन क्या ये 100 यूजर डेली बैठते हैं, मतलब एक ही बार में सारे 100 यूजर आते हैं ऑफिस में, या 24/7 आते हैं? 24/7 होंगे तो क्या होगा, एक शिफ्ट में हो सकता है कि 40 लोग आते हो सकता है 50 ही लोग आते हो सकता है 60 लोग आते हो सकता है 25-25 करके आते हो। तो एक बार में मेरे 100 यूजर नहीं है, एक बार में मेरे 60 यूजर हैं। फिर तो मैं अननेसेसरी 100 यूजर को क्यों काउंट करूं मैं? अब 100 यूजर में भी एक कैच हो रहा है, एक कैच है यहाँ पर। कैच क्या है कि यूजर तो मेरे 60 हैं, लेकिन क्या यूजर लैपटॉप यूज करेगा, और प्लस क्या वो मोबाइल भी यूज करेगा? ठीक है, अगर ये यूज करेगा तो यहाँ पर मेरा यूजर काउंट अब 120 हो गया। क्योंकि जितने मेरे एपी पे डिवाइस कनेक्टेड होंगे मेरे एपी के लिए, वो यूजर काउंट है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो। अब आपको लगता है कि नहीं जी, हम मोबाइल अलाउड नहीं करेंगे, मोबाइल से कोई कनेक्टेड नहीं होगा, मैं सिर्फ लैपटॉप कनेक्ट होगा, तो मेरे यूजर रह जाएंगे 60। तो अब मैं बात करता हूं खाली 60 यूजर की। तो अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरे दो दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग में मेरे चार चार फ्लोर हैं, और चारों फ्लोर पे मेरे 60 यूजर हैं। तो 60 यूजर के हिसाब से क्या हो गया मेरा, एक फ्लोर में चार है तो 6 चौक 24, 240 मेरे एक बिल्डिंग में और 240 मेरे एक बिल्डिंग है, मतलब टोटल मेरे हो गए 480 एपी। ठीक है, मैं 5 से 10%, 5-10% मैं बफर लेके चलूंगा, तो मतलब 10% हो गया मेरा, सॉरी सॉरी, 5-10 नहीं, 5 से 10 एपी। तो ये मेरा हो गया 480। मैं ये मान रहा हूँ कि 485 और के समथिंग में, 485 के आसपास एपी काउंट में मान के चल रहा हूँ। ये एक दो बच भी सकते हैं, एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। वो मेरा, जब मैं फाइनल बीओक्यू बनाऊंगा तब मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा कहाँ के चाहनी, तो उसके हिसाब से मैं फाइनल जब उसको शेयर करूंगा क्लाइंट को, तब मैं बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं इस पे ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, मैं एक प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के साथ बता रहा हूँ कि हम क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको समझना, और डीप में अगर आप किसी टॉपिक पे कोई आपको चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, वैसे बनाई हुई है मैंने, बाकी और बना दूंगा मैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक साइड सर्वे की रिपोर्ट जनरेट हो गई, साइड सर्वे बन गया। अब जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, अब इसी पे ही डिपेंड है, साइड सर्वे पे। अगर आपका साइड सर्वे खराब हो गया, गलत बना दिया, तो पूरी इंप्लीमेंटेशन गलत है, ये ध्यान रखना। साइड सर्वे बहुत मैटर करता है। तो साइड सर्वे में आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। यूजर कितने हैं, लोकेशन कहाँ है, माउंटिंग कैसे होगी, कनेक्टिविटी कैसे होगी। ऐसा नहीं है ना कि आप कोई भी जगह बता दो जहां यहाँ केबल पहुंच ही नहीं सकती, तो ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं जी मेरे को तो यहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर कनेक्टिविटी हो जाए, केबलिंग केबलिंग हो जाए। आगे कल को ये एपी डिमाउंट करना पड़े ट्रबल शूटिंग करने के लिए, तो रिप्लेस करने के लिए तो इजिली हो जाए। ठीक है, मेरा सिग्नल सिग्नल का कुछ मेरा क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, सिग्नल का कुछ हाइट तो नहीं होगा, मेरा कुछ एपी मेरे ओवरलैपिंग तो नहीं होंगे। तो ये चीजें मुझे साइड सर्वे के टाइम पे मुझे ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास साइड सर्वे हो गया, और मेरे पास अब एक काउंट आ गया है कि मुझे 485 एपी मुझे चाहिए। ठीक है, अब इस 485 काउंट के ऊपर आप एक क्लाइंट को एक साइड सर्वे रिपोर्ट सबमिट करोगे, उसमें साइड सर्वे रिपोर्ट सबमिट करोगे। उस रिपोर्ट में क्या होगा, पूरे हर फ्लोर की इंफॉर्मेशन होगी, फ्लोर की इंफॉर्मेशन होगी, लोकेशन मार्क होगी। जैसे ये मेरा एक फ्लोर है, तो AP1, AP2, AP3, AP4, ऐसे कर कर करके आपके जो पर AP 60 जो यूजर हैं उसके हिसाब से आपने
सॉरी, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर दी, सॉरी फॉर दैट, मैं उस पर वापस जाता हूँ, शायद मेरा काउंट ये 485 नहीं होगा, कि हम पर एपी पर यूजर कितने एपी हम काउंट करते हैं। ठीक है, सॉरी, मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं एक एपी पे जनरली, अब तो वाईफाई 6 आ गया है, 5 आ गया, तो अच्छे खासे यूजर होते हैं, बट मैं फिर भी मान लो मैं 30 यूजर मान के चल रहा हूँ कि मेरे 30 यूजर कनेक्ट होंगे पर एपी। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पर 60 यूजर है तो मतलब यहाँ पर मेरे 2 एपी होंगे। सॉरी, ये 485 नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मेरा पर एपी मैं 30 यूजर मान के चल रहा हूँ, तो मेरे अगर 60 यूजर एक फ्लोर पे हैं तो मेरे 2 एपी आएंगे। इसी तरीके से मैं पर बट फिर भी मैं इसको 3 एपी सेपरेट साइड मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 एपी पर फ्लोर, तो मेरे पास 4 फ्लोर है, तो 4 तिया 12। इसी तरह बिल्डिंग 2 में भी 12, तो टोटल हो गए मेरे 24 एपी। मैं यहाँ पर बफर लेके चल रहा हूँ 25 एपी। ठीक है, सॉरी, 485 मेरे यूजर थे एक्चुअली, मैं इसको एपी बोल दिया आपको। तो ये मेरे 485 मेरे यूजर थे, क्योंकि 60 यूजर मैं पर फ्लोर मान के चल रहा हूँ, तो 6 चौक 24, तो मैं ये बात चल रहा हूँ कि 485 मेरे यूजर्स हैं, या मैं यहाँ पर 500 यूजर मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे यूजर थे, मैंने इसको एपी बोल दिया था, सो अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अब मेरा 500 यूजर है, 500 यूजर के हिसाब से अगर मैं पर यूजर 30 मान रहा हूँ, तो 25, तो 500 यूजर है, एक एपी पे मेरा 30 है। तो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एक एपी में ज्यादा करने पड़ जाते हैं कई बार। तो अगर मैं एक 500 के हिसाब से इस पे जाऊंगा तो कितना होगा मेरा, एक एपी पे 30, तो 30 धाम 300, ये मेरे 10 हो गए, और 30 धाम 300, ये मेरे 10 हो गए। तो मेरे वैसे बनते हैं मेरे 20 एपी, लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम एग्जैक्ट लेके नहीं चलते, तो मैं इस तरह से, क्योंकि कहीं पे मेरे कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे डेडिकेटेड लगाना पड़ता है, कहीं मुझे वीपी रूम के अंदर डेडिकेटेड लगाना पड़ता है, कहीं पे कुछ हिडन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वहां मुझे एक एपी बढ़ाना पड़ जाता है। तो वो सर्वे पे डिपेंड करता है, बट ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे 500 यूजर है दोनों बिल्डिंग में, और मेरे पास 25 एपी मेरा काउंट निकल के आया। ठीक, अब इसके बेस पे मेरा, मैंने सर्वे कर दिया, क्लाइंट ने ओके कर दिया, ठीक है, आई एम ओके विद दिस सर्वे, आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब इसके बेस पे बनेगा मेरा क्या, बीओक्यू। ठीक है, बीओक्यू के साथ साथ आपका एक और चीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड एचएलडी या निप। एचएलडी होती है हाई लेवल डॉक्यूमेंट, और निप होता है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, कि दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसके एचएलडी में मान लेता हूं, एचएलडी के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, आपका पूरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, साइड सर्वे की रिपोर्ट, एपी की लोकेशन, और जो भी आपने आपका कुछ आपकी अगर आइडेंटिफिकेशन है, कुछ भी आपने ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, आप उसको शेयर करोगे। ठीक है, इसी के अंदर ही आप टेंटेटिव एसएसआईडी बताओगे, इसके अंदर ही आप आईपी स्कीमा भी डिस्कस करोगे, इसी के अंदर ही आप एपी काउंट बताओगे, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ बीओक्यू आप एचएलडी के अंदर ही शेयर करोगे। अब बीओक्यू कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बीओक्यू देखिए, बीओक्यू ना, बीओक्यू मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, पहले इसको हम बॉम्ब भी बोला जाता था, बिल ऑफ मटेरियल, इसको बोला जाता था बिल ऑफ मटेरियल। अब इसको बोला जाता है बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो दोनों एक ही चीज है, बिल ऑफ क्वांटिटी। अब ये बनती कैसे है, देखिए इसमें ना, सबसे पहली बात है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, कमर्शियल इन्वॉल्व है, इसमें क्लाइंट को इन्वेस्ट करना है। अगर आपने गलत बीओक्यू बना दिया, क्लाइंट ने अगर ज्यादा हायर कर लिया, सॉरी ज्यादा परचेज कर लिया आइटम, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर अगर शॉर्ट शिपमेंट हो गई, आपने कुछ बताया नहीं और क्लाइंट ने अगर नहीं परचेज किया, तो फिर आपके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि मेरे पास लोकेशन कितनी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ये मेरे 2 फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक एपी, 2 एपी, 3 एपी, एक एपी, 2 एपी, 3 एपी। ठीक है, ये मेरा फ्लोर 1 है, ये मेरा फ्लोर 2 है। अब फ्लोर 1 फ्लोर 2 है, अब मैं यहाँ पर भी एक फ्लोर बनाता हूँ, ये भी यहाँ भी मेरे 3 एपी आ रहे हैं, और मेरा यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि चारों फ्लोर सेम है, और सब में सेम ही वो बना हुआ है, फ्लोर डिजाइन डिजाइन जो जो सब सेम है। अब ये मेरे 4 फ्लोर है, अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, देखिए एपी को चाहिए पीओई, पीओई पावर।
पीओई पावर के लिए आपको पीओई स्विच होना चाहिए। अब स्विच क्या होगा, अब मेरे 3 एपी के लिए मैं 24 पोर्ट का स्विच खरीदूंगा क्या? नहीं। 12 पोर्ट का नहीं। मैं 8 पोर्ट का भी स्विच ले सकता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास दो सोल्यूशन, या तो मैं यहाँ पर 8 पोर्ट का स्विच यहाँ लगा दूं, 8 का यहाँ लगा दूं, 8 का यहाँ लगा दूं, 8 का यहाँ लगा दूं, 4 स्विच आ गए। या मैं एक, ये मेरे पास 3 और 3 6 का है, तो मैं 12 पोर्ट का स्विच ले लूं और इन दो के बीच में एक 12 पोर्ट का स्विच लगा दूं, और इन दो के बीच में एक 12 पोर्ट का स्विच लगा दूं, पीओई। अब आप ये पूछोगे कि भाई मैं एक ही स्विच क्यों नहीं लगा सकता है, 3 3 6 3 9 3 12, मैं 12 पोर्ट का स्विच लगा रहा हूं, तो चारों फ्लो को स्विच क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि जो मेरा इंडोर एपी है उस पर मुझे लैन से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? लैन से। एपी को, ये मेरा एपी है, ये मेरा पीओई स्विच है, इसको मुझे लैन पे कनेक्ट करना है, और लैन की लिमिटेशन होती है 100 मीटर। ये मेरी लिमिटेशन है। तो अगर मैंने स्विच, अगर मैंने, हो सकता है ये एपी, ये स्विच मैंने यहाँ लगा दिया, हो सकता है मेरी जो फ्लोर 1 है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। जो अगर मैंने यहाँ पर मैं फ्लोर 2 पे स्विच लगा देता हूँ, हो सकता है फ्लोर 4 तक पहुंचते पहुंचते जो मेरा लास्ट, हो सकता है यहाँ पर आते आते मेरी, यहाँ पर मेरी 100 मीटर पूरी हो जाए, इस तक मेरी 100 मीटर पहुंचे ना, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर यहाँ पर ही खत्म हो जाए, तो मेरा ये सीपी को कैसे मिलेगा फिर? तो मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तो मुझे इस तरह से प्लान करना है कि मेरा 100 मीटर भी कवर हो जाए और एपी को प्रॉपर कनेक्टिविटी भी मिल जाए। अब क्योंकि मैं यहाँ पर, अब आप कहोगे सर जब तीनों, आप कहोगे कि तीनों तीन 6 पोर्ट का, मैं 6 पोर्ट का क्यों ना ले लूं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हो तो आप करंट रिक्वायरमेंट के साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी कैटर करते हो। आपके नेटवर्क में, आपके डिजाइन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैंने 12 पोर्ट का पोर्ट ले लिया, 12 पोर्ट में क्या होगा? 6 तो मेरे एपी खा गए, 6 पोर्ट मेरे एपी कंज्यूम कर गए, बचे 6 पोर्ट। हो सकता है उन 6 पोर्ट पे मेरे कुछ यूजर कनेक्टेड होंगे, फ्यूचर में हो सकता है 2 एपी और आ जाए तो वो भी इसी पे कनेक्टेड होंगे। तो मुझे कम से कम फ्यूचर के लिए भी, तो एक्सपेंशन के लिए भी तो मुझे स्कोप रखना है ना, मैं बार बार स्विच नहीं चेंज करता रहूंगा। तो इसलिए मुझे 6 पोर्ट तो मुझे यूज ही हो जाएंगे मेरे 2 फ्लोर में, और 6 पोर्ट मैं फ्यूचर फ्यूचर के यूज के लिए रखूंगा। तो इस तरह से मेरा बीओक्यू डिजाइन होती है मेरी। तो अब क्योंकि मेरे पास 4 फ्लोर थे, तो मैंने 2 स्विच यहाँ लिए और 2 स्विच मेरे दूसरी बिल्डिंग के लिए है, 2 बिल्डिंग है, तो टोटल मेरा हो गया यहाँ पर 8 8 स्विच हो गए, सॉरी 4 स्विच हो गए मेरे, सॉरी यार, आज मैथ गड़बड़ हो रहा है मेरा सारा। 4 स्विच हो गए मेरे पास पीओई प्लस। तो पीओई का मतलब होता है पावर ऑन इथरनेट। तो इसका क्या काम होता है, ये आपको, ये पीओई प्लस है, ठीक है, टी मत समझना। तो इसका काम क्या होता है, जो एपी को लैन कनेक्टिविटी भी देता है, प्लस पावर भी देता है। पावर और लैन कनेक्टिविटी दोनों देता है ये। 15 वाट की, 15.6 वाट होती है, और कईयों में जो पीओई प्लस होते हैं उसमें कई बार मेरे 35 वाट की भी एपी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जैसे आउटडोर एपी वगैरह होते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इंडोर की बात करते हैं। तो इस तरह से मेरा बीओक्यू हो गया। अब मेरे, क्योंकि मैंने बता दिया भाई, मैं अभी सिर्फ वाईफाई की बात कर रहा हूँ, मैं यूजर के एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे, अब मेरा बीओक्यू में सबसे पहले की चीज क्या आ गई, मेरे एपी। एपी कितने थे मेरे? 25। अब उसके बाद आ गया मेरा स्विच, कितने हो गए मेरे? 4। अब आ गया डब्ल्यूएलसी। देखिए अब डब्ल्यूएलसी 25 है, 25 एपी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 25 है फ्यूचर में कभी बढ़ेंगे नहीं, तो मैं कुछ ऐसा डब्ल्यूएलसी डिजाइन करूंगा, बहुत बड़ा डब्ल्यूएलसी देने का जरूरत नहीं मेरे को, इतना बड़ा सेटअप ही नहीं है। तो मैं एक ऐसा डब्ल्यूएलसी मैं प्रपोज करूंगा जिसके अंदर मेरे मिनिमम 50 लाइसेंस हो। 50 लाइसेंस का मतलब है कि 50 एपी कनेक्ट हो पाए, तो 25 तो मेरे पास है, और 25 मुझे फ्यूचर के लिए रखूंगा मैं। तो मैं एक डब्ल्यूएलसी प्रपोज करूंगा विद 50 लाइसेंस। इसके बाद, अब ये तो चीज हो गई मेरी रिक्वायरमेंट की, इसके बाद अब ये तीसरी चीज हो गई, चौथी तीसरी चीज हो गई मेरी। अब जो मेरे, अब ये जो मेरे स्विच हैं, जो पीओई स्विच है, ये जाके कहाँ कनेक्टेड होंगे? मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर आप मेरा ऊपर का डायग्राम यहाँ देखें, तो
ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, यहाँ पर मेरा ये पीओई स्विच आके कनेक्टेड होगा। ये जो मेरा पीओई स्विच है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से आके कनेक्टेड होगा, और ये मेरा लगा हुआ है फ्लोर पे। अब हो सकता है जो मेरा डाटा सेंटर है, ये यहाँ से 200 मीटर दूर हो, तो लैन पे तो मैं नहीं ले सकता, तो मुझे पीओई स्विच किस पे आएगा, फाइबर पे आएगी। यहाँ पर फाइबर कनेक्टिविटी दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस मुझे यहाँ पर मेरे पीओई पे फाइबर कनेक्टिविटी आएगी, और क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको अपलिंक में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे फाइबर केबल भी चाहिए, फाइबर केबल भी चाहिए, फाइबर एसएफपी भी चाहिए, कॉपर केबल भी चाहिए, जिसे बोलते हैं लैन केबल भी चाहिए। तो अब ये हो गया मेरा एपी, पीओई स्विच, डब्ल्यूएलसी, फाइबर केबल, एसएफपी और कॉपर केबल। ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं हम एक्टिव बीओक्यू। एक्टिव बीओक्यू एक्टिव बीओक्यू मतलब ये मेरा एक्टिव आइटम है। मैं इसमें से पावर का प्रोविजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पावर तो मुझे एपी को स्विच से मिल ही जाएगी। इसके अलावा होता है मेरा एक पैसिव बीओक्यू। पैसिव बीओक्यू मैं नहीं बनाता, पैसिव बीओक्यू बनाएगा मेरा केबलिंग वाला वेंडर, जो मेरे पूरे फ्लोर में केबलिंग बिछाएगा, मेरे एक्सेस स्विच से एपी तक लेके जाएगा केबलिंग को, एक्सेस स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके जाएगा केबलिंग को, जो मेरा माउंटिंग करेगा, माउंटिंग करके दिखाएगा, एपी को फ्लोर पे माउंट करेगा। तो वो सब चीज मुझे ये मेरा पैसिव वेंडर करेगा। तो पैसिव वेंडर का पैसिव जाने, वो क्लाइंट के अंदर एसओडब्ल्यू है। तो अब ये चीज होगी मेरी। अब मेरे पास जो एचएलडी था उसके अंदर क्या हो गया, अभी मेरा एचएलडी पे आया, तो मेरा ये मैं एचएलडी बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, एसओडब्ल्यू हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या क्लाइंट करेगा, क्या आपको करना है, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिक्वायरमेंट आ गई, एसओडब्ल्यू आ गया, साइड सर्वे रिपोर्ट आ गई, आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई, आपका बीओक्यू आ गया, आपका आईपी स्कीम आ गया, आपकी विलैन आ गई, आपकी एसएसआईडी आ गई। ये सब चीजें आपने बना के दे दी कि मैं कौन सी विलैन में कॉर्पोरेट रखूंगा, कौन सी विलैन में गेस्ट आईडी रखूंगा, कौन सी विलैन में स्विच रखूंगा, कौन सी विलैन में मेरे डब्ल्यूएलसी रखूंगा। ये सब चीजें आपने बीओक्यू में डिसाइड कर ली हैं। ठीक है, अभी तक हम इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एचएलडी बना के क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं। अब क्लाइंट को हमने ये चीज सबमिट कर दी है, अब क्लाइंट ने आपको एचएलडी को पढ़ लिया है, और एचएलडी को उसने अप्रूव कर दिया है। अब जब एचएलडी आपका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपकी बीओक्यू की प्रिक्योरमेंट शुरू होती है। अब जो बीओक्यू की जो प्रिक्योरमेंट होती है, वो क्लाइंट खुद भी कर सकता है, और एज ए एमएसआई आप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हार्डवेयर है उस पर आपका कंट्रोल रहता है कि हार्डवेयर कब आएगा, क्या नहीं आएगा। अदरवाइज क्लाइंट पे डिपेंडेंसी रहती है, अगर आप प्रिक्योर करते हो, क्लाइंट के डिपेंड करती है कि वो हमसे प्रिक्योरमेंट करता है कि या खुद प्रिक्योरमेंट करता है। अब यहाँ पर मेरा एचएलडी आ गया, एचएलडी में मुझे आईपी, विलैन, एसएसआईडी ये सब मुझे डिसाइड कर लिया। अब क्लाइंट ने आपको बताया या आपको पता लगा कि हार्डवेयर आपका डिलीवर हो गया, हार्डवेयर डिलीवर्ड। अब हार्डवेयर डिलीवर हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, आप जाओगे सबसे पहले एपी को माउंट कर दोगे, आप जाओगे डब्ल्यूएलसी को माउंट कर दोगे, उसके बाद आप उसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करोगे। रॉन्ग प्रैक्टिस, ये कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एपी जो लगता है मेरे फ्लोर पे लगता है, ये मेरा फ्लोर है, यहाँ पर मेरा ये मेरी मतलब ये हाइट मान रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा कम से कम 10 फीट का मेरा ये फ्लोर है। एपी आपका यहाँ पर, अगर मेरा 10 फीट की हाइट पे एपी माउंट हो रहा है, अगर आपने एपी को माउंट कर दिया, अब आप इसमें केबलिंग कर रहे हैं, एपी में कोई इश्यू आ गया, आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो ये चीज हमेशा क्या किया जाती है, जब भी आपका हार्डवेयर आपको डिलीवर हो, पहले उसकी पहले उसकी वहीं पर ही आपका पोस्ट कर लेना चाहिए। पोस्ट कर लीजिए डिवाइसेस का। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सारे स्विचेस को आप ऑन करके देखिए, एसएफपी लगा के देखिए, डब्ल्यूएलसी को ऑन करके देखिए, एपीज को ऑन करके देखिए, स्विच का एक सेटअप बना लीजिए छोटा सा,
उस सारे एपीज को आप उसमें टेस्ट किए कि सारे ऑन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई टेक्निकली कुछ पावर का इशू या कुछ डेड ऑन अराइवल तो नहीं है, कोई डिलीवरी के टाइम पे कोई डैमेज तो नहीं है। ये सब चीजें आपको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले चेक करनी पड़ती है। इस पोस्ट में आप क्या करते हो, आपने जो बीओक्यू बनाया था उसके हिसाब से आप एक एक हार्डवेयर को टेस्ट करते हो। उसमें आप देखते हो कुछ शॉर्ट पेंट तो नहीं है, कुछ चेक करते हो। उसके बाद आप देखते हो सारे जो मेरा हार्डवेयर है वो ओके है कि नहीं है। तीसरी, उसी टाइम पे आप उनका सीरियल नंबर नोट कर लेते हो। किस चीज के लिए? इन्वेंट्री बनाने के, क्योंकि फाइनली जब आप हैंड ओवर करोगे क्लाइंट को तो आपको इन्वेंट्री हैंड ओवर करनी पड़ेगी, ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बनाने के लिए उनका मॉडल, उनका वर्जन, ये सब आप हार्डवेयर के जब पोस्ट करते हो उस टाइम पे आप इनको नोट कर लेते हो। ये सबसे अच्छी चीज होती है कि आपके पास होता है, आप किसी भी तरीके से उसको चेक कर सकते हो। एक बार माउंट हो गया, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसको वो कर सको, उतार सको और देख सको और ये सब कर सको। ठीक है। अब क्योंकि मेरा एचएलडी बन गया, हार्डवेयर आ गया, सब कुछ हो गया, अब मैं क्लाइंट को क्या सबमिट करके दूंगा? अब मैं क्लाइंट को बना के दूंगा एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट वो होता है जिसपे हम पूरा एक एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या नहीं है, क्या आईपी दूंगा, क्या मेरे एपी रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें मैं करूंगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें होती है इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले आप देखोगे कि मेरा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसमें क्या आईपी स्कीमा चल रहा है, कौन से मेरे जो आईपीज हैं, जो सबनेट हैं वो अवेलेबल हैं, कौन सी सीरीज में यूज कर सकता हूँ, प्लस मेरी विलेन कौन सी रहेगी। मैं यहाँ पर 10 20 30 मान लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरी एसएसआईडी कौन सी है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कॉर्पोरेट, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एचआर, और एक मैं मान लेता हूँ गेस्ट। तीन एसएसआईडी है, मैं 3 विलियन ले लेता हूँ। ठीक है। ये तो होगी मेरी एसएसआईडी की, प्लस जो मेरा डब्ल्यूएलसी है उस पे क्या आईपी रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ये सब चीज मेरे यहाँ पर रहेगी। प्लस अच्छा हाँ, बीओक्यू में आपको एक चीज और देखनी होती है बीओक्यू बनाते समय, कि आपके पास डब्ल्यूएलसी और स्विच को माउंट करने के लिए रैक्स हैं कि नहीं है। ये मैं थोड़ी यहाँ पर मैं मिस कर गया। ये जो आपका बीओक्यू जब आप बनाते हो तो आप ये एपी भी तो कहीं पे माउंट करोगे, ये एपी जो आपने स्विच लिया है ये स्विच भी तो आप माउंट करोगे कहीं पे, तो आपको रैक चाहिए, नेटवर्क रैक चाहिए आपको। आप 6U का ले सकते हो क्योंकि एक ही स्विच है, तो आप 6U के रैक ले सकते हो। अगर आपको 4 आपके रैक हो गए तो ये रैक भी आप, नेटवर्क रैक भी आप यहाँ पर लेते हो। तो नेटवर्क रैक भी हमेशा आप कंसिडर करो जब भी आप क्योंकि स्विच अगर कहीं पे लगाओगे तो माउंट कहाँ करोगे, स्विच को माउंट करने के लिए चाहिए। तो जो आपका जो स्विच है उसमें जो रैक लगेगा 6U का, उसमें आप एक स्विच लगा दोगे, यहाँ पर आपकी पावर स्ट्रिप आ जाएगी, यहाँ पर आपकी केबल मैनेजर आ जाएगा, तो ये फुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर फ्लोर, मतलब जहां जहां आपके एपी का प्रोविजन किया है आपने, वहां वहां आप एक रैक का प्रोविजन करें। प्लस डाटा सेंटर में डब्ल्यूएलसी को माउंट करने के लिए भी वहां पर प्रोविजन रखें कि स्पेस है कि नहीं है रैक में। नहीं है तो आपको वहां पर भी एक रैक लेना पड़ेगा फिर कहीं। तो या ऐसा नहीं होता, रैक में थोड़ा स्पेस होता ही है, कहीं ना किसी रैक में होता है स्पेस, तो वहां पर एक डब्ल्यूएलसी आप लगा सकते हो। डब्ल्यूएलसी बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब ये एज पर सेटअप डिपेंड करता है। कई कई डब्ल्यूएलसी बड़े होते हैं, 2U के, 3U के, 6U के होते हैं, कई एक ही यू का होता है। अब एक यू मतलब वन रैक यूनिट। तो ये मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरा जो डब्ल्यूएलसी है वो कैसे कनेक्टेड होगा, एपी मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, क्या मेरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्या रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्लाइंट से दो तीन चीजें और पूछनी थी, जो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बोली आपको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पर हमने बीओक्यू के बाद अब हमें क्लाइंट को पूछना है कि आपको मॉनिटरिंग भी करनी है क्या मेरे वायरलेस की। ठीक है। अब यहाँ पर आया था मेरा मॉनिटरिंग पार्ट। ठीक है। ये तो हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये तो गया मेरा हार्डवेयर, ये हो गया मेरा मॉनिटरिंग पार्ट ऑपरेशन के लिए। ठीक है।
तो WLC जो मेरा वाईफाई का जो सेटअप है, ऑल्दो मैं उसको WLC से ही मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, मैं उसको WLC से ही मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर एक ही WLC है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पर 5 6 7 8 10 WLC होते हैं या 4 5 WLC होते हैं, वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता। जहां पर 500 700 WLC होते हैं, AP होते हैं, वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमें उसको मॉनिटरिंग सर्वर चाहिए होता है, जहां पर हम सेंट्रलाइज करके सेंट्रली सारे WLC और उनको हम यूज कर सके। तो इसकी बात अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मैंने इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर अलग से बीच में आपको यूज किया है कि आप कहोगे कि सर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे टूल होते हैं, जैसे सिस्को प्राइम हो गया, MSC हो गया, CMX हो गया, WCS हो गया। इसका हम बात करेंगे, बट इसका हम जब बात करेंगे जब हम एक बड़े कैंपस का प्रोजेक्ट हम एक इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें मेरा आउटडोर भी रहेगा, जहां हम रैप मैप और इंडोर का, वहां पे मेरे कम से कम हम 5 से 6 WLC लेंगे, 500 700 AP लेंगे। तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे कि क्यों हमें चाहिए। यूजर ज्यादा होते हैं, वहां पर हजारों यूजर होते हैं। तो तब हम उस प्रोजेक्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट में हमें छोटा छोटा कैंपस का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना प्लीज आप। तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास ये WLC आ गया, AP आ गया। अब मैंने यहाँ पर सब POC PO पोस्ट कर लिया है। अब पोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर, अब मेरा माउंटिंग के लिए होगा। उससे पहले एक काम, जो मेरे पोस्ट के बाद मैं क्या करूंगा, स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होती है कि आपने WLC को माउंट करने से पहले ही कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसमें आपने इसकी आपने मैनेजमेंट IP, SSID बना ली है, आपने इसको VLAN बना लिए हैं, आपने इसमें IP दे दिया है। ये सब चीज आपने इसको कर लिया है। आपने जो AP थे वो आपने PoE स्विच के थ्रू लगा के, आपने ऐसे WLC को भी PoE स्विच से लगा दिया, AP को भी PoE स्विच से लगा दिया। और AP, क्योंकि AP का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब AP बूट होता है, ये मेरा WLC है, ये मेरा AP लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि PoE से कनेक्टेड है, सब कुछ है। जब ये AP बूट होता है, जब ये भी बूट, क्योंकि यहाँ पर WLC मेरा बन चुका है, ये WLC मेरा अप एंड रनिंग है, ये मान रहा हूं मैं। अब जब मेरा AP बूट होता है तो ये ढूंढता है WLC को, ये मेरा WLC को ढूंढता है कि मेरा कोई WLC है कि नहीं है, ठीक है। उससे पहले WLC को, अब इसको पता कैसे लगेगा WLC है कि नहीं है। जब AP को कोई IP मिलता है, IP, तो वो हम हमेशा DSCP से देते हैं, ठीक है। तो आप जब भी वायरलेस में, जब भी आप IP स्कीमा का प्रोविजन करो, हमेशा DSCP का प्रोविजन करो, WLC में नहीं, AP के लिए। AP के लिए प्लस जो यूजर कंट्रीड होगी उनके लिए भी। तो DSCP सर्वर बनाइए, उससे आप AP को IP दो। ये मैं खाली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन DSCP सर्वर कैसे बनेगा, मेरा AP को IP कैसे मिलेगा, AP कैसे कनेक्टेड होगा, कैब ऐप कैसे काम करेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी एक तो फर्स्ट वीडियो है जिसमें बता रहा हूँ कि आपको कैसे बेसिक्स में एक क्लाइंट को आपको बताना है। अब आपके जो AP है, उस पर आपको IP मिल गया, उस IP के अंदर जब DSCP से मिलेगा, उसको WLC का IP भी मिलता है। अब AP क्या करेगा, एक सर्च करेगा कि मेरे नेटवर्क में WLC कहाँ है। अब उसको, क्योंकि ये IP था, ये IP इस WLC का था, इसको पिंग हो गया, अब इसको ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेगा, ये बस भेजेगा ज्वाइन रिक्वेस्ट, ये इसको एक्सेप्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स करेगा यस मैं ही हूं। उसके बाद ये इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, WLC को इसको रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब AP, इसको हम बोलते हैं LAP, LAP होता है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वो होते हैं जो खुद का कोई दिमाग नहीं होता है इनको, इनका जो भी कुछ होता है वो WLC से मैनेज होता है। ये एकदम, इसको इनको AP कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, जो कुछ करना है WLC से मैनेज होते हैं। अब ये AP क्या करेगा, जब इससे WLC से कनेक्टेड होगा तो ये WL इसके अंदर अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर काम नहीं करता है, ये WLC से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। तो ये इसने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद ये फिर से रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद IP एड्रेस दोबारा से लेगा, लिया हुआ IP एड्रेस रहेगा ही। उसके बाद इससे वापस रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये फाइनली यहाँ पर दिखाएगा रजिस्टर्ड। तो जब आप WLC में लॉगिन करोगे तो आपको उसके स्टेजेस दिखाता है, जैसे ज्वाइनिंग, डाउनलोडिंग, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, रजिस्टरिंग, रजिस्टर्ड।
इस तरह से आपको स्टेटस दिखाता रहता है डब्ल्यूएलसी में एपी। तो ये सब चीजें आपको इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे आपको चेक करनी है कि बिफोर इम्प्लीमेंट आपको चेक करनी है कि मेरे डब्ल्यूएलसी में प्रॉपर एपी रजिस्टर हुए हैं कि नहीं हुए, एपी को पावर मिली है कि नहीं मिली है। मेरा यूजर उससे मैं उसके अंदर क्योंकि जैसे ही मेरा एपी रजिस्टर हो जाएगा एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट कर दूंगा मैं। तो जैसे ही एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करूंगा मुझे यूजर को एसएसआईडी दिखने लग जाएगा, आप उससे कनेक्ट होकर देखिए कि आपका लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको एंड टू एंड टेस्टिंग यहाँ पर करके देख लेनी है पहले माउंटिंग करने से पहले। ठीक है। अब आपने यहाँ पर अब आपने वेंडर को बोल देना है, क्लाइंट को बोल देना है कि आप मेरा सेटअप रेडी है, नाउ यू कैन माउंट द हार्डवेयर। अब आपका पैसिव वेंडर आएगा जिसने केबलिंग की है और वो आपके फ्लोर के हिसाब से जहां जहां आपने बताया था वहां वहां आपको एपी को यहाँ पर आपके माउंट कर देगा। ठीक है, ये मेरा एपी माउंट हो गया। अब एपी माउंट हो गया, डब्ल्यूएलसी माउंट हो गया, एपी माउंट हो गया, डब्ल्यूएलसी माउंट हो गया। अब आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद दोबारा वही चीज होगी, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एपी सिर्फ ऑन करते ही आपका टाइम पूरा बच गया, आपका सिंपल प्लग इन प्ले चीज हो गई आपके पास, क्योंकि आप वो जो कॉन्फ़िगरेशन, स्टेजिंग, ट्रबल शूटिंग वो काम आप पहले कर चुके हो। अब आपका सिर्फ प्लग इन प्ले, अब जैसे आपने एपी को माउंट किया, आपने ऑन किया, केबल से कनेक्टेड किया, डब्ल्यूसी से रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर, आपका सेटअप रेडी है, यू कैन रेडी टू यूज वाईफाई। अब इसमें क्या होगा, अब ये हो गया मेरा। अब हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, अब एक बार समराइज कर लेते हैं यहाँ पर कि हमने अभी तक क्या क्या हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड, वायरलेस बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। एक वीडियो में करूंगा तो कम से कम 8-10 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसको मतलब पीसीज में बना रहा हूँ। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे अलग अलग वीडियो बनेगी, बट ठीक है, अभी हम पहली वीडियो पे बात करते हैं। समराइज हम करते हैं तो हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, समझेंगे। उसके बाद हम अपनी अपना जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे उनको अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए। फिर हम उनसे साइट सर्वे करेंगे। अच्छा, इस साइट सर्वे को बोलते हैं प्री इम्प्लीमेंटेशन सर्वे। प्री इम्प्लीमेंटेशन सर्वे, ठीक है। साइट सर्वे करेंगे, साइट सर्वे के बेस पे मेरा बीओक्यू बनेगा, बीओक्यू के बेस पे और इन सब के बेस पे मेरा एक एलएलडी बनेगी, एलएलडी सॉरी एचएलडी बनेगी, हाई लेवल डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो मेरा बीओक्यू ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद हार्डवेयर मेरा डिलीवर होगा, हार्डवेयर डिलीवर होगा। जैसे हार्डवेयर डिलीवर होगा मैं उसका पोस्ट करूंगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करूंगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद उसकी मैं जो भी इन्वेंट्री वगैरह वो कलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसकी स्टेजिंग करूंगा। स्टेजिंग में क्या करूंगा, मैं डब्ल्यूएलसी को कॉन्फ़िगर करूंगा, एपी को रजिस्टर करवाऊंगा और यूजर को कनेक्ट करके देखूंगा सब कुछ सही है कि नहीं है। पीओई स्विच को ऑन करके देखूंगा, ये सब चीजें मैं अपना एक सर्कल चेक कर लूंगा। ये मेरी स्टेजिंग हो गई। स्टेजिंग के बाद मेरा अगला काम क्या रहेगा, हार्डवेयर माउंटिंग का। हार्डवेयर माउंटिंग, ठीक है। हार्डवेयर माउंटिंग के बाद अब मेरा जो काम शुरू होगा, ये चीज होगी, मैंने हार्डवेयर माउंट क्लाइंट रिक्वायरमेंट से लेकर हार्डवेयर माउंटिंग तक का जो मेरा काम था ये यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर में क्या डिस्कस, अब मेरा क्या काम रह गया। देखिए, मैं इसमें ना अभी टेक्निकली चीज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वेब ऑथ कैसे बनाऊंगा, या फ्लेक्स करंट कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वेब ऑथ काम कैसे करता है, डब्ल्यूएलसी में एसएसआईडी कैसे बनाऊंगा, एपी ग्रुप, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। वो हम डब्ल्यूएलसी को जब हम कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये चीज एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको ये सब करने से पहले जरूरत है, आपको पता होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो आपका पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ हो गया। ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो एपी है, आपकी जो एसएसआईडी है, वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है, प्रॉपर आपका डब्ल्यूएलसी कॉन्फ़िगर्ड है, आपके रजिस्टर हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब मेरा जब एपी रजिस्टर हो गया, एपी माउंट हो गया, डब्ल्यूएलसी से कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पर मेरा ये यूजर, मैं इसको लैपटॉप मान रहा हूँ, यूजर मेरा कनेक्टेड भी हो रहा है, सब कुछ मेरा ठीक ठाक यूजर कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद स्टोरी शुरू होती है टेस्टिंग की, जो एक्चुअल सर्वे का रिजल्ट निकल के आने वाला, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन
साइट सर्वे। देखिए, अभी तक हमने जो किया था वो प्री इम्प्लीमेंटेशन साइट सर्वे किया था। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन साइट सर्वे करेंगे, जिसमें हम वो सब चीजें टेस्ट करेंगे जो हमने एचएलडी में बताई थी, जो हमने एचएलडी में लिखी है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। इसको आप यूएटी भी बोल सकते हो। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, इसको आप टेस्टिंग बोल सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले चेक क्या करोगे टेस्टिंग में, कि जो मेरा यूजर है वो प्रॉपर कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एसएसआईडी कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है, सर्विसेज रीचेबल है कि नहीं है। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट, रोमिंग। जब मेरा यूजर, ये मेरा यूजर ए है, यहाँ मेरा एक एपी लगा हुआ है, यहाँ मेरा एक एपी लगा हुआ है, मेरा यूजर अभी इससे कनेक्टेड है। अब मेरा यूजर यहाँ से मूव कर रहा है। Sorry for that। जैसे मेरा यूजर यहाँ पर इस एपी के पास पहुंचा, तो क्या मेरी सीमलेस रोमिंग हो रही है, क्या मैं इस एपी से ही कनेक्टेड हूं, या क्योंकि एपी का एक सेल होता है, ठीक है, इस तरह से। जब मैं एपी के इस सेल से निकला, तो जब मैं इस वाले ग्रे एरिया में आया, तो क्या मैं धीरे धीरे इस एपी से ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो रहा हूँ कि डिस्कनेक्टेड हो रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा ये यूजर चल रहा है, इस एपी से कनेक्टेड है, तो उसकी उसको सुबह देर एक वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। अब उसकी मीटिंग यहाँ पर था, जब ठीक ठाक चल रही थी, यहाँ चल चलते वो आवाज उसकी हैंग होने लग गई, लैग होने लग गया, वीडियो चल नहीं रहा है, बफरिंग शुरू हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा, तो क्या मेरा डिस्कनेक्ट हो गई वीडियो, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, या मैं इससे कनेक्टेड हो गया और मेरी वीडियो चालू हो गई, चल रही है। इसी तरह जब मैं एपी 3 के पास पहुंचा, तब भी मेरी चल रही है। अगर मेरी वीडियो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मेरी कॉल ड्रॉप नहीं हो रही है, अगर मैं कनेक्टेड हो पा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रोमिंग काम कर रही है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको देखनी है, पहली चीज तो होगी रोमिंग कैसी हो रही है। फिर आप डब्ल्यूएल सिम देखोगे, मेरा कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है जो मेरा एपी की जो सिग्नल है, तो वो ओवरलैपिंग तो नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, ये मेरा एपी 1 है, इसी के अंदर आपने ये एपी 2 है, और ये मेरा एपी 3 है। अब ये भी उतना ही सिग्नल फेंक रहा है, ये भी उतना ही सिग्नल फेंक रहा है, ये भी उतना सिग्नल फेंक रहा है। अब जो यूजर है वो कंफ्यूज है कि मैं इससे कनेक्ट हूं कि इससे कनेक्ट हूं, क्योंकि उसको सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों से अच्छी मिल रही है। तो ये चीजें बड़ी मतलब खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे होती है कि अगर मेरी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यूजर ना इससे कनेक्ट हो पाएगा ना इससे कनेक्ट हो पाएगा, कभी वो इससे कनेक्ट होगा, कभी इससे कनेक्ट होगा, कभी यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इससे कनेक्टेड होगा, इससे डिस्कनेक्ट होगा, इससे कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्शन, स्लोनेस, नॉट रीचेबिलिटी, ये सब चीजें उसको आती रहेंगी। ठीक है, तो हमें हमेशा ये चेक करना है कि मेरा जो नॉन ओवरलैपिंग चीज है वो तो नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए, आप इसको इसको समझिए। यहाँ पर ये एक, इसको हम ऐसे समझते हैं, मेरा ये एक एपी लगा, ठीक है, ये मेरा दूसरा एपी है, तीसरा एपी है। तो जो मेरे वाईफाई में जो नॉन जो एक तो चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे, सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो मेरे चैनल्स होते हैं, वो चैनल क्या होता है, एपी उन चैनल्स में डाल देते हैं, जिसको हम नॉन ओवरलैपिंग चैनल बोलते हैं। तो जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं वो होते हैं मेरे 1, 6, 11। अगर मेरा तीनों एपी, जैसे मेरा ये एपी 1 है, ये मेरा एपी 2 है, ये एपी 3 या एपी 2 एपी 3 है, अगर तीनों मेरे चैनल 1 में होंगे, तो यूजर कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर मैंने एपी एपी को चैनल 1 में डाल दिया, एक को चैनल 6 में, एक को चैनल 11 में, तो ये एपी अब अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, जो यूजर मेरा इससे कनेक्टेड है, वो मेरा इससे कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि दोनों के चैनल अलग है। चैनल अलग है, इसलिए ये अब नॉन ओवरलैपिंग नहीं होगा। नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए, ये एक चैनल है। आप जैसे नॉन ओवरलैपिंग चैनल जो मेरे 1611 है, 1611 है, वो होते मेरे 2.4 गीगाहर्ट्ज में। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो WLC है, जो मेरे यूजर है, वो दो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी पे काम करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, और दूसरी करती है 5 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज में 23 चैनल होते हैं, और 2.4 में 3 चैनल होते हैं। 3 चैनल मतलब 23 नॉन ओवरलैपिंग, और इसमें 3 नॉन ओवरलैपिंग। तो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अब ये जो चैनल नंबर 1 है, ये वाला रेड वाला, ये यहाँ पर हो रहा है। चैनल नंबर 2, इस पे ओवरलैपिंग हो रहा है। चैनल नंबर 3 भी हो रहा है, चैनल नंबर 4 भी हो रहा है, चैनल नंबर 5 भी हो रहा है। लेकिन चैनल नंबर 6 1 से ओवरलैप नहीं हो रहा, ये अलग है। इसी तरीके से 6 से, अब अगर 6 में आप देखोगे, तो 6 में जो मेरा ओवरलैप हो रहा है, वो मेरा 2 भी हो रहा है। देखिए इधर देखो, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, इधर 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, लेकिन 11 नहीं हो रहा है। तो जो मेरा चैनल नंबर, तो अगर मैं चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 6, चैनल नंबर 11, ये मेरे 3, और चैनल नंबर 14, मतलब इस तरह से और भी चैनल है, बट वो बढ़ते जाते हैं। तो अब मेरा जो 3 चैनल है, बेसिकली 1611 में इस तरह से काम करते हैं, जो मेरे नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवर मतलब ये एपी अपना एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कभी भी। तो इस तरह से मेरा नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं, और इस तरह से मेरी रोमिंग काम करती है। ये मेरी रोमिंग इस तरह से काम करती है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे 2.4 कैसे काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज कैसे काम करता है, क्या क्या होते हैं, एपी कैसे होते हैं, इंडोर एपी क्या होता है, और क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। ठीक है, साइड सर्वे का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, फ्रेशनल जोन क्या होती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बेसिक एक ओवरव्यू दिया है एंड टू एंड प्रोजेक्ट का, कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, मतलब अब अगर मैं इसको बोलूं, तो ये बोलना गलत नहीं होगा। इसको मैं अगर एंड टू एंड बोल दूं, एंड टू एंड वाईफाई इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट 1 प्रोसेस। ठीक है, तो ये मेरी जो एक जो मेरा वाईफाई का जो बेसिक है, जो मेरे हर, ये चीज एक ऐसी चीज है। देखिए इस प्रोजेक्ट में ना, जो मेरा मोटिव क्या है दिखाने का, कि ये जो चीजें हैं, ये कोई भी वेंडर हो, कोई भी ओईएम हो, मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे ओईएम है, चाहे वो सिस्को है, एचपी है, अरूबा है, रकस है, मेरा कुछ भी हो, कोई भी वेंडर हो, कोई भी ओईएम हो, कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी डब्ल्यूएलसी हो, ये चीजें हर जगह सेम रहने वाली है। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ। मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि अगर आपने ड्राइविंग सीख ली, अगर आपने ड्राइविंग के बेसिक्स को, उसके लॉजिक को, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कि ड्राइविंग होती कैसे है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ड्राइविंग में ABC होता है, ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक, सी मतलब क्लच। तो हमें पता होना चाहिए कि कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, ड्राइविंग होती कैसे है। अगर आपको ये आ गया, जजमेंट करना आ गया, ड्राइविंग करने आ गई, तो नो मैटर आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। आप टाटा की गाड़ी चला रहे हो, आप मारुति की चला रहे हो, आप किया चला रहे हो, आप महिंद्रा की चला रहे हो, आप कोई भी गाड़ी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या आपको ड्राइविंग लॉजिक आपकी क्लियर है, कि गाड़ी चलती कैसे है। गाड़ी चलती सब गाड़ियों में सेम ही चीज होती है। जो चलाने का जो लॉजिक है, जो सेंस है, वो सेम है। मॉडल अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग है, पर चलेगी तो वो भी। हर गाड़ी 4 पैरों पे, 4 पहियों पे चलती है, स्टार्ट होती है, सब में गियर लगता है, सब में रेस दी जाती है, सब में ब्रेक है, सब में क्लच है, सब में जजमेंट का खेल है। कॉन्सेप्ट तो सभी में सेम है। सेम चीज बाइक पे अप्लीकेबल होती है। तो बेसिक्स पे हमेशा फोकस करें फ्रेंड्स। अगर आपके बेसिक क्लियर है, तो नो मैटर आप कौन से ओईएम पे काम कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये कि जब हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग करते हैं, तो हम ये सब देखते हैं कि मेरा जो यूजर है, उसको मैं ये एटीपी में चेक करूंगा। आपको एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को। मुझे लगा था कि इसमें मैं कवर कर लूंगा, बट नहीं हो पाएगा, काफी लंबी वीडियो हो गई है ये। तो इसमें क्या होगा, कि मेरा जो यूजर है, उसको एक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और उसको ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही है, सिग्नल लॉस तो नहीं हो रहे हैं, सिग्नल लो तो नहीं मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग का इशू तो नहीं आ रहा है, रोमिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है, सर्विस हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब चीज हम पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे।
अगर मेरा कोई एपी ऐसा है जो ओवरलैप में जा रहा है तो उसमें उसका मैनुअली भी चैनल चेंज कर सकता हूं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, देखिए आपके अगर जो ऑफिस होते हैं उसमें जो जो कैफेटेरिया होता है उसमें जो ओवन रखे होते हैं वो भी आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। तो कभी भी कैंटीन के पास, कैफेटेरिया के पास ये एपी ना लगाएं, अदरवाइज ओवन से आपका ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ये ओवन आपका एज ए रॉग एपी दिखाएगा आपको, और ये रॉग एपी होने की वजह से यूजर को, देखो यूजर को तो नहीं पता ना ये क्या चीज है, उसको तो सिग्नल मिल रहा है इससे। जो मेरा लैपटॉप है उसको नहीं पता ना कि एपी है कि ओवन है, ये तो इससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा यूजर डिस्कनेक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मेरा ओवन हो गया, मेरे जहां पर ज्यादा हीट है, जहां पर मेरी कुकिंग हो रही हो, इन सब चीजों से मेरी अवॉइड करना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा, जैसे कई बार मुझे ऐसे जगह नहीं लगाना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, या खिड़की के पास लगा दिया, डस्ट आ रही है, बहुत तेज बाहर से नॉइज आ रहा है, तो नॉइज नहीं आना चाहिए। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है, एसएनआर है, आरएसएसआई है, ये सब हम बात करेंगे। एसएनआर होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कि मेरे जो एपी जो सिग्नल भेज रहा है उसके अंदर कितनी नॉइस है, कितना डिस्टरबेंस है। आरएसएसआई होती है रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, कि मेरी जो सिग्नल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है वायरलेस की, और हम उसको धीरे धीरे हम उसको आएंगे अगली टॉपिक में, जब जाएंगे अगले वीडियो में, उसमें हम इसको बढ़ाते सीखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर मेरा बेसिकली हमने क्या चेक किया, मेरा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, मेरी रोमिंग सीमलेस होनी चाहिए, यूजर को आईपी मिलना चाहिए, डीएचसीपी से प्रॉपर आईपी मिलना चाहिए, और सर्विसेज उसकी चलती रहनी चाहिए। तो ये मेरा एक ऐसी चीज है जो मुझे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी पड़ती है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट बनता है एलएलडी, इसको बोलते हैं लो लेवल डॉक्यूमेंट, लो लेवल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर अब हम वो एक एक चीज डालते हैं जो मुझे इम्प्लीमेंट मैंने की है, जो मुझे एचएलडी में मैंने मेंशन की थी। इसके अंदर मुझे एचएलडी में ना हाई लेवल चीजें डाली थी, इसके अंदर मैं माइनर से माइनर चीजें डालूंगा, जैसे एपी की डिटेल, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, यूजर की टेस्टिंग, किस यूजर को लेकर आपने टेस्ट किया, उसका क्या आउटपुट आया, लैपटॉप का आउटपुट क्या रहा, लैपटॉप की स्क्रीन शॉट लूंगा मैं, यूजर का स्क्रीन शॉट लूंगा, डब्ल्यूएलसी में जो मेरे एपी रजिस्टर्ड हुए हैं उसका स्क्रीन शॉट लूंगा। एपी डब्ल्यूएलसी में काफी चीज दिखाता है, कितने यूजर कनेक्टेड है, क्या है, रॉग एपी कितने हैं, कब से अप टाइम है, सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, सारी चीजें मैं स्क्रीनशॉट ले लेके उसके अंदर डालूंगा एचएलडी के अंदर। अगर मैं कोई इम्प्लीमेंट, मैं जब डब्ल्यूएलसी कॉन्फ़िगर करता हूँ तो उस टाइम पे मैं सारे कैप्चर करता हूँ, वो सारी कैप्चरिंग उसमें डालूंगा। ट्रबल शूटिंग सेशन मैं उसमें डालूंगा, कैसे कुछ स्टेप लिखूंगा ताकि ऑपरेशन टीम को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर अगर मेरा कोई यूजर को इश्यू आ रहा है तो उसको मैं ट्रबल शूटिंग भी करूंगा। एपी का हो सकता है मुझे हल्का फुल्का प्लेसमेंट इधर उधर करना पड़े। तो ये सब चीजें मैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन साइज सर्वे में करके क्लाइंट को दिखा के, क्लाइंट का उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करूंगा, और इसके बाद मैं एचएलडी पे एलएलडी पे मैं साइन ऑफ ले लूंगा। फाइनल मेरा काम हो गया साइन ऑफ का। ठीक है, साइन ऑफ ले लूंगा, प्रोजेक्ट मेरा क्लोज एंड कंप्लीट। उसके बाद प्रोजेक्ट टीम उसको लिंक कर लेगी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है एंड टू एंड, कि वायरलेस का जो इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूं तो उसमें क्या क्या फेसेस होते हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। मुझे पता नहीं आपको कैसी लगी कैसी नहीं, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पहले एक प्रोसेस बताऊं, क्योंकि मेरे पास कई मेरे स्टूडेंट्स के और फ्रेंड्स के कॉल आते कि सर आपने टेक्नोलॉजी तो बता रहे हो कि आरएसआई क्या होती है, मैश क्या है, रैप क्या है, वेब क्या है, फ्लेक्सनेट क्या है, बट आप हमें एक बार एक ऐसी वीडियो बताएं जिसमें एंड टू एंड हमें एक प्रोजेक्ट के लिए, अगर हम एमएसआई के एज ए एमएसआई क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसमें क्या क्या फेसेस होते हैं, एंड टू एंड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेके क्लोज करने तक के। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जिसमें मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, कि जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या क्या फेसेस उसमें आते हैं और उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। अब हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि साइट सर्वे कैसे होता है, क्या क्या उसमें दिक्कतें होती हैं, क्या क्या उसमें हमने कंसिडर करना चाहिए,
उसके बाद हम WLC का इम्प्लीमेंटेशन, एपी का इम्प्लीमेंटेशन, एपी के रजिस्ट्रेशन, फ्लेक्स कनेक्ट कैसे होता है, वेबऑथ कैसे काम करता है, यूजर कैसे कनेक्ट होता है, ये सब चीजें हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपका सपोर्ट सपोर्ट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियोस में, जहां पर हम और डीप डीप में बाकी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, वायरलेस की। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, और कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट करें, मुझे मेल करें, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे आप साइट पे विजिट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।